Students, a very good welcome at here. So today we are doing 11th class physics, that is physical world chapter 1. This is the introductory part in which you are studying about physics. Physics क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं. If you are a science student, then you must have to be interested in physics. So students, let's start to fall in love with physics. Okay, so we are here give the introduction and full explanation with basic concept. Listen student, this chapter according to the board, or you can say according to syllabus, this is not so important, but if I am saying, if you want to know the concept of physics, if you are a science student, then you must have to be familiar with that chapter. It means in that chapter you know about the basic concepts of physics. What is physics, what is science, why we want to know the physics. चलो, we have to start now. Science is what? Basically जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे मन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तारे क्यों ट्विंकलिंग कर रहे हैं, लाइटनिंग थंडरिंग क्यों हो रही है. हम कई बार अपने घर वालों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. इवन हमारे घर में छोटे बहन भाई हैं, वो भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ये क्यों हो रहा है. बट पता है क्या होता है, हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उनमें से हमारे पास मैक्सिमम के आंसर्स आ चुके हैं. अभी जो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवरी कर दी है, maximum answers scientists know, and at this stage we also know the answers. बट एक स्मॉल किड के लिए, एक स्मॉल बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है छोटे छोटे क्वेश्चंस कि हम क्यों खड़े हैं, हम क्यों चल रहे हैं. ठीक है. सो साइंस एक साइंटिया वर्ड से आया है, जो कि एक लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू नो. अगर हम हिंदी वर्ड की बात करेंगे तो विज्ञान, वी प्लस ज्ञान. चलो, अब साइंस बेसिकली क्या था, क्यूरियोसिटी टू लर्न, सीखने की जो इच्छा है हमारी. डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ नेचर, नेचर की जो सीक्रेट चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है उनके बारे में पढ़ना, नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में पढ़ना ही हमारा एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस. ठीक है. अगर आप एक साइंस के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, किसी क्वेश्चन को आप जानना चाहते हो, किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ सीखना चाहते हो, तो यू कैन से दैट कि यस, दिस इज द साइंस दैट वी वॉन्ट टू नो अबाउट द साइंस. Okay students, so what is the definition of scientific definition of science? So it is a systematic या organized knowledge to understand nature and natural phenomena in details. Basically नेचर में जो हरकतें होती हैं, नेचर में जो भी फिनोमिना होते हैं, उनके बारे में जानना ही क्या है, उनके बारे में जानना ही साइंस है. ओके स्टूडेंट्स, चलो. सो साइंस बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. कई बार हम क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को बेसिकली हम फिजिकल साइंस के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, कई बार कंसिडर कर लेते हैं, अदरवाइज दिस ऑल द पार्ट ऑफ द साइंस. सो हेयर आवर मेन चैप्टर इज, आवर मेन बुक इज फिजिक्स. सो फिजिक्स इज कम फ्रॉम ए वर्ड फ्यूसियस. फिजिक्स किस वर्ड से बना, दिस इज ऑल्सो ए ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है नेचर. मीन्स नेचर में जो भी हरकतें होती है, नेचर में जो भी होता है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज फिजिक्स. ठीक है. नेचर में जो भी हो रहा है, अगर मैं आप ये कहूँ कि पेन इस कॉपी पे लिख रहे हैं पेन से, क्यों, दिस इज ऑल्सो फिजिक्स. आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, दिस इज ऑल्सो फिजिक्स. ये बुक इस पे रखी हुई है, दिस इज ऑल्सो फिजिक्स. क्लियर. एवरीवेयर इज फिजिक्स, एवरीवेयर. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स हमें काफ़ी एरियाज में डील करती है. ठीक है. ये हमें क्या करती है, फिजिक्स एक बेसिकली आप ये कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ लॉज इनटू डिफरेंट एरियाज. इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो अलग अलग एरिया में हमारे लिए एप्लीकेबल है. ओके. ये किसके साथ डील करती है, नेचर के साथ. किसके साथ डील करती है, नेचर के साथ. और यू कैन से नेचुरल जितने भी फिनोमिनाज होते हैं उनके साथ डील करती है. नेचर में जो भी हो रहा है, इसको हम साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं हम इसको, साइंस ऑफ मेजरमेंट. क्या कह सकते हैं, साइंस ऑफ मेजरमेंट. इट इज़ ऑल्सो साइंस ऑफ मेजरमेंट. ओके. सो बेसिकली क्या स्टडी करती है, बेसिकली ये स्टडी करती है अबाउट द साइंस. ओके. नेचर एंड नेचुरल लॉज के बारे में. सो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मेथड, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना पड़ता है, साइंटिफिक तरीके से उस काम को करना पड़ता है. ओके. सो साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स कह रहा है कि टू स्टडी नेचर, अगर हमें नेचर को स्टडी करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है. ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और आप मान लेंगे हाँ भाई ऐसे होता है, तो ये साइंस नहीं है. इन्होंने साइंस के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. अगर आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए
ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करते हो, अगर आप कोई प्रैक्टिकल करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, देन यू कैन से यस दिस इज द साइंस। ठीक है, तो एक मेथड होता है, उस मेथड के थ्रू आपको काम करना होता है। तो ये जो करेक्टिवली स्टेप्स हैं सारे, ये सारे स्टेप्स जब मिक्सअप होते हैं तब आप उसको कहते हो कि एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कुछ मेथड्स होते हैं, मीन्स किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, तभी साइंटिस्ट बोलेंगे कि हाँ आपकी बात करेक्ट है और आपकी बात को माना जाएगा। ठीक है, जैसे न्यूटन ने हमें बताया था कि उन्होंने क्या किया था, एक एप्पल को ऑब्जर्व किया था गिरते हुए, तो सबसे पहले हमें करना होता है ऑब्जर्वेशन। अगर अब मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, मैं इस पेन से लिख रही हूँ, कभी हम ऑब्जर्व ही नहीं करते कि मैं पेन से क्यों लिख पा रही हूँ, ये जो पेन की इंक है ये इस पेपर पे ही क्यों स्टिक हो रही है। अगर मैं इस पेन से बोर्ड पे लिखूँ तो वहाँ मुझे दिखाई भी नहीं देगा और ये इंक उस पर स्टिक भी नहीं हो पा रही है। मीन्स सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है, हमें देखना होता है हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। अब जब एप्पल किसी भी पेड़ से नीचे गिरा था, ठीक है, तो जब वो किसी पेड़ से एप्पल नीचे गिरा था तो उसको किसी ने ऑब्जर्व किया, उसको सिर्फ न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, उसने उसको ऑब्जर्व किया तो उसने कुछ सोचा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मीन्स कि हमें उस पर एक रीजनेबल वे में एक तरीके से उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट, मतलब बार बार उस चीज़ को करके देखना पड़ता है। अब जैसे इसने एप्पल को गिरते हो, इसने हो सकता है इसने कुछ और चीज़ को भी गिराया हो, किसी चीज़ को ऊपर फेंका होगा, बॉल को फेंका होगा, पेन को फेंका होगा, तब उसने देखा होगा कि हाँ हर चीज़ नीचे ही आ रही है, इसका मतलब कुछ तो लॉजिक लग रहा है हर चीज़ के पीछे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है कि हम उनके बीच में अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट क्वालिटीज़ मतलब हम उसको सोचते हैं हर एक तरीके, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, उस चीज़ को हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर आपका अगर ये बात भी करेक्ट हो जाती है, उसके बाद आता है मैथमेटिक मॉडलिंग। मैथमेटिक मॉडलिंग में क्या होता है, मैथमेटिक मॉडलिंग में ये होता है कि अगर आपने जो इस प्रोसेस को अगर कवर कर लिया, आपकी दोनों बातें करेक्ट हो गई हैं, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बीच में अगर रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, एंड ए फॉर्म में फॉर्मूला, अगर उससे एक फॉर्मूला बन जाता है, सपोज करो न्यूटन ने ये फॉर्मूला बनाया था एफ इज इक्वल टू एम, ये कब बना था, जब कब बना था कि मेरे पास अगर कोई मास बॉडी है, ठीक है, अगर ये मेरे पास एक मास बॉडी है, इसको मैं एक्सेलरेट करना चाहती हूँ, तो मैंने इस पर देखो फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया तो ये एक्सेलरेट हुई। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकली टर्म बनी कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो उसका मास होना चाहिए तभी वो एक्सेलरेट होगी। क्लियर, फिर आपका फॉर्मूला बन गया। फिर आप क्या करते हो, प्रिडिक्शन करते हो उस चीज़ के बारे में, मतलब उस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हो कि हाँ ऐसा हर जगह अप्लीकेबल है या नहीं है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में इसको डिस्कवर करते हैं। उसके बाद होता है वेरिफिकेशन कि जो आपने इतना सारा करा है वो चीज़ें क्या साइंटिफिक वैलिड हैं। ठीक है, अगर आपकी वेरीफाई हो जाती है, मतलब इसको अप्लाई थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं प्रैक्टिकली, अगर वो प्रैक्टिकली वेरीफाई हो जाता है, यू कैन से अगर आपकी लॉ प्रूव हो जाएगी तो उसको साइंटिफिक एसआई सिस्टम से आपको मान्यता मिल जाएगी और फिर आपकी लॉ को पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ पे पढ़ा जाएगा, उसको माना जाएगा। अगर वो प्रैक्टिकली गलत हो जाती है, उसको वेरीफाई आप नहीं कर पाते हो, तो उसको हम फिर हमने रॉन्ग बोल देना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ अब अगला आपका अब इसमें टॉपिक आएगा कि हाउ वी स्टडी फिजिक्स, हम पढ़ें कैसे फिजिक्स को। ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, हाउ वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स को कैसे पढ़ें। तो बेटा फिजिक्स को पढ़ने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो आपका यूनिफिकेशन, एक क्या आपका यूनिफिकेशन और एक आप क्या रिडक्शनिज्म। ठीक है, दो तरीके हैं फिजिक्स को पढ़ने के। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। 2 methods are there for study of physics. So first, इसमें क्या करता है कि आप काफ़ी सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिनोमिनाज, एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिनाज विद मिनिमम नंबर ऑफ लॉज। मीन्स इसमें हम कोशिश करते हैं कम से कम लॉज में ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करें। अब जैसे एक सिंपल सी लॉ है, सबको पता है, ग्रेविटेशनल लॉ, ये हर एक पे लगती है, चाहे मैं गिर जाऊँ ऊपर से, चाहे आप किसी चेयर को गिराओ, चाहे आप किसी कपड़े को गिराओ, चाहे आप पेंसिल को गिराओ, आप किसी भी चीज़ को नीचे फेंकोगे ना तो सारी नीचे ही आएंगे। तो सबके पीछे कॉन्सेप्ट एक ही लगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म। अब इसमें होता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। इसमें क्या होते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी लॉ है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, ओके, बाय स्मॉल पार्ट्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोई बड़ी प्रोसेस है तो उसको हम क्या करेंगे, बाय
पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे आप ऐसे समझ लो, मान लो कि हम क्या करते हैं, पानी से जब बिजली बनाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं। सबसे पहले हमें पानी को स्टोर करना होता है, फिर पानी को स्टोर करके हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर को बांध से उसको गिराते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब इस तरीके से फिर आप उसको देखो टरबाइन को घुमाओगे, फिर वो चेंज होएगा, फिर जनरेटर के पास जाएगा, फिर उसको बिजली में कन्वर्ट करोगे। तो उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस, उसको हम पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और मेथड लगा लो आप, तो इसमें काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। फिर एक आपके पास छोटी छोटी तो डेफिनेशंस आती हैं बेटा, काफ़ी बार कंफ्यूज कर देते हैं कि है क्या। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। हाइपोथेसिस, ये वर्ड बड़ा मिलता है आपको, हाइपोथेसिस। ये क्या है बेटा, एक सपोजिशन, मीन्स एक तरीके से कह सकते हो ये एक सपोज करी हुई चीज़ है, मानी हुई चीज़ है, सपोजिशन है, सपोज करी हुई चीज़ है, सपोज करा है विदाउट एज्यूमिंग that it is true। मतलब हाइपोथेसिस का मतलब एक तरीके से इसमें हमें ये नहीं मानना कि ये बात सच है या झूठ है। हम कई बार कहते हैं ऐसा होता है, कोई कंसेप्ट नहीं देखता उसके पीछे कि ऐसा तो होता है, ऐसे सब मानते आए हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा एक्जाइम। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आपको फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ये क्या है, खुद ही एक प्रूफ है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ये खुद एक सच्चाई है, ठीक है। मतलब ये अपनी सच्चाई खुद प्रूव कर देता है कि यस। फिर आपका एक आता है मॉडल। मॉडल क्या होता है, तो मॉडल क्या है बेटा, इट इज़ ए थ्योरी। ये क्या है, एक थ्योरी है, थ्योरेटिकली पार्ट, इट इज़ ए थ्योरी proposed to explain observed phenomena, proposed to explain observed phenomena, ठीक है। अब देखो अगर आप कोई सपोजिशन करते हो, सिर्फ मानते हो कि ये होता है, तो उसको आप कहेंगे हाइपोथेसिस। अगर आप कोई सेल्फ एविडेंट को सच्चाई है जो आपको दिख रही है सरेआम की ये ट्रूथ है, उसको हम नेगलेक्ट ही नहीं कर सकते। अब एक मास बॉडी दूसरी मास बॉडी को ट्रैक करती है, तो दिस इज द ट्रूथ, वी कांट नेगलेक्ट इट। मॉडल क्या होता है, जितने भी आपने प्रोसेस, जो भी आपने मतलब कोई भी थ्योरी प्रपोज करी है, उसको अगर आप ऑब्जर्व्ड फिनोमिना के बिहाफ पे एक्सप्लेन करते हो, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज ए मॉडल, ठीक है। अब साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, साइंटिफिक थ्योरी मतलब सेट ऑफ रूल्स टू एक्सप्लेन सर्टेन फिनोमिना, इस सेट ऑफ रूल टू एक्सप्लेन सर्टेन फिनोमिना। अगर आपको कोई भी फिनोमिना एक्सप्लेन करना है तो आपके पास एक पूरा सेट होना चाहिए रूल्स का, कि हाँ ये साइंटिफिक, अभी जो मैंने आपको पीछे बताए हैं वो मेथड्स फॉलो होने चाहिए, कि ये मेथड्स हैं, इनके बिहाफ पे मैंने इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है बेटा, ओके। अब स्कोप और एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में, मतलब क्या स्कोप है। अगर आप फिजिक्स से कुछ करते हो तो आपको इसमें क्या स्कोप मिलता है, क्यों करें हम फिजिक्स से बीएससी, एमएससी, 11th 12th क्यों ले हम साइंस, क्यों उसमें हम फिजिक्स पढ़ें, क्या ज़रूरत हमें फिजिक्स पढ़ने की। तो क्या क्या स्कोप्स हैं स्टूडेंट्स, देखो। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इसको हम दो लेवल पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो मैक्रोस्कोप, ओके, और एक होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप्स में हम क्या करते हैं बेटा, लैब्स में, मीन्स कि इसमें हम है ना लैबोरेटरी, एक तरीके से आप कह सकते हो, इसमें हम मोटे लेवल पे बातें करते हैं, यानी कि माइक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, जिसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रो का मीन्स होता है जिसको आप नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, बट उसको आप फील करते हो, उस चीज़ को आप कोशिश करते हो। मतलब कि एटोमेटिक जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है, जो रियलिटी में आपको दिखाई नहीं देती, बट उनके जो फिनोमिनाज होते हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे क्वांटम फिजिक्स है हमारी, ये सारे क्या हैं, माइक्रोस्कोप्स लेवल में आता है, जिसको आप रियल में नहीं देख सकते, ठीक है, ओके। वो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा। तो बेटा फिजिक्स काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप्स में आप कह सकते हो लाइक क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, जिसको आप क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स फिजिक्स जो आपकी 11th में भी है,
ठीक है। ऑप्टिक्स ये आपकी 12th में आएगी। ये आपकी किसके अंडर आती है? ये माइक्रोस्कोप लेवल का, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको अपनी डेली लाइफ में आप देख सकते हो। ठीक है। थर्मोडायनामिक, दिस इज ऑल्सो इट 11th क्लास चैप्टर। ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप रियल लाइफ, जैसे आपको लाइट है, लाइट आपको दिखाई भी देती है, लाइट को हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, तो ये वो कंसेप्ट हैं जिनको आप फील कर सकते हो, जिनको आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। ये क्या होती है बेटा? इसमें आपके न्यूक्लियस वगैरह आते हैं, क्वांटम फिजिक्स आती है। मीन्स इसको है ना आप अपनी डेली लाइफ में देख नहीं सकते। ठीक है। इसको क्या है, आप अपने डेली लाइफ में देख नहीं सकते बेटा। ठीक है। सो फिजिक्स, एक आपका फिजिक्स के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं? तो फिजिक्स के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। फिज़िक्स आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो? आजकल टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन, ठीक है, इवन हमारी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हो, वहाँ पे आपके पास क्या है? हर जगह फिज़िक्स अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप राइटिंग करते हो, ओरलिंग करते हो, जो भी आप करते हो उसमें हर जगह फिज़िक्स अप्लीकेबल होती है। क्लियर? और फिज़िक्स में स्कोप क्या है? अगर आप फिज़िक्स से थ्योरेटिकली कंसेप्ट करते हो, मैं प्रैक्टिकली कुछ करते हो, फिजिक्स में आप किस फील्ड में जा सकते हो? आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है। आप इंजीनियर बन सकते हो। आप एक मैकेनिकल ब्रांच में भी जा सकते हो, टीचर बन सकते हो फिजिक्स के लिए। ठीक है। आप मतलब बहुत सारे कंसेप्ट, खुद का कोई नया एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप इस पर PhD करो, आप किसी नए टॉपिक उठा सकते हो, कोई नई रिसर्च कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे स्कोप हैं आपके लिए। क्लियर? अब फायर है, ये भी एक फिजिक्स की देन है। तो इस तरीके से आपको, होप आपको ये सारा इंट्रो पार्ट जो हमारा है समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फिज़िक्स। इसमें आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आया होगा। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं कि नेचर क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना, जो नेचर में जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं वो सब किस में आते हैं? फिज़िक्स में आते हैं। ठीक है। एक फिर इसमें हमें आता है फोर्स के बारे में। फोर्स तो बेसिकली यहाँ पे हमारे 4 फोर्स हैं, जो वैसे तो बहुत सारे फोर्स हैं, बस बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 ही फोर्स कंसिडर करे गए। एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपके 2 फोर्स हैं ये तो आपको पता है, दीज आर द माइक्रोस्कोप लेवल। ये तो आपको क्वांटम फिजिक्स में आ गए, माइक्रोस्कोप लेवल में इनको आप नाइट आई से नहीं देख सकते, बट जो ये वाले फोर्स हैं इसको आप अपने डेली लाइफ में फील करते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लाइक आपके पास कोई मैग्नेट है, चुंबक है, ठीक है, तो मैग्नेट्स के पास जब भी आप किसी भी आयरन मटेरियल को लेके जाओगे तो आप उस फोर्स को फील कर पाओगे। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू G(m1m2/r)। ये क्या होता है? चार्ज के पार्टिकल चार्ज के बीच में लगता है। ये होता है K(q1q2/r)। सो बेटा ये चार्जेस के बीच में लगता है। ये किसके बीच में लगता है? 2 मास बॉडी के लिए स्टडी किया जाता है। ठीक है। और ये किसका होता है? अपना वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, दे आर फॉर द एटम्स। ठीक है। एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसके अंदर इसको स्टडी किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आपको इसमें बेसिकली क्या पढ़ना था? हमें बेसिकली इसके कंसेप्ट्स को पता करना था। और आपके कुछ कंसेप्ट्स हैं लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन का इसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारे क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। लाइक एनर्जी है, एनर्जी क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगी? आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी। सो एनर्जी क्या है? कॉन्स्टेंट फिनोमिना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। हमने पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, साइंस क्या होती है जिसमें हम नई नई बातें सीखते हैं। ठीक है। फिर हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, फिजिक्स क्या ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स की भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, माइक्रो लेवल पे भी, मैक्रो लेवल पे भी। ओके। माइक्रो लेवल पे लाइक क्वांटम फिजिक्स है, और मैक्रो लेवल पे जिसमें हम जनरली उसके फिनोमिनाज को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमने फिजिक्स के यूजेस पढ़ा कि कहाँ इसके क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या इसके कंसेप्ट्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको सारा समझ आया होगा। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टुमारो वी हैव टू डू अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। हम कल का कंसेप्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी।